हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मैंने आपको कल भेजे थे। वो एक्चुअली एक बच्चे ने ही मुझे अपनी प्रॉब्लम दी थी, वो मैंने आपको फॉरवर्ड की, तो हम उसी की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं वो है 78, जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट किसी एलिमेंट का इतना गिवन है। ये कहा गया है कि किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 है, तो बताओ इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 है। राइट, चलिए तो जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू। यहां पे n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको एक और बात, वो शायद मैंने आपको जो वीडियो भेजी एक व्हाट्सएप पे, उस पे भी इस पे बात की थी कि जैसे मान लो किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, तो n की जगह 1 रखोगे, जैसे मैं बात करूं कॉपर 2 पॉजिटिव की, उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। राइट, डायरेक्ट कॉपर 2 पॉजिटिव पे नहीं आना, तो सबसे पहले कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉपर की लिख रहा हूं मैं, कॉपर 2 पॉजिटिव की नहीं, उसके बाद में आती है कॉपर 2 पॉजिटिव की। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, कॉपर क्रोमियम जो अलग, थोड़ी सी अलग कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर एक गैप देंगे 4s1, 3d10, दोनों कंप्लीटली फुलफिल्ड होने के लिए, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर 3d10 कर लेता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। वैसे होनी चाहिए थी 4s2, 3d9, बट ये नहीं होती, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ले लेता है। खैर, अब लिखते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव की। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक तो ये गया। अब जब एक गया तो 4s0, कुछ बचा ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3d9, राइट। अगर अब 3d9 को देखें तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, yz, zx, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, 1 2 3 4 5। ओके, चलिए 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले एक एक भरेंगे। कौन सा रूल है ये? हंट्स ऐसा कहता है, 5 6 7 8 9। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया इस फॉर्मूले के हिसाब से रूट 1 इंटू 1 प्लस 2। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड जो पेयर में नहीं है, जो जोड़े में नहीं है। राइट, तो अनपेयर्ड एक, तो यहां से हम जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी रूट थ्री की वैल्यू लगभग 1.732 या 1.8 लिख सकता हूं। यूनिट आती है बीएम, बोहर मैग्नेट्रॉन। राइट, तो ऐसे हमने स्क्वायर अंडर रूट 3 को सोल्व करके ये मिल गया 1.8। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि जैसे किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर आया 1.8। अगर 2 अनपेयर्ड होते तो आता 2.8 के आसपास, 3 अनपेयर्ड होते तो 3.8 आता, राइट, 4 अनपेयर्ड होते तो 4.8 आता, ऐसे। ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो थी यहां तक इस मैग्नेटिक मूवमेंट की बात। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखें तो वो कहता है कि इनमें से किसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 है। अब 2.84 का मतलब यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भाई 2 अनपेयर्ड होते हैं तभी तो 2.8 आंसर आता है। राइट, 2 अनपेयर्ड होते हैं तभी तो मैग्नेटिक मूवमेंट 2.8 आता है। राइट, यहां 2.8 है मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। राइट, सिर्फ हमें यह चेक करना है कि इनमें से किसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनियम की, स्कैंडियम टाइटेनियम। राइट, स्कैंडियम का 21 शक्ति विकर्मण, ऐसे स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22 क्या? एटॉमिक नंबर। राइट, तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 22 इसका एटॉमिक नंबर है। पहले टाइटेनियम की लिखेंगे, फिर टाइटेनियम प्लस 3 की लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2,
यहां तक 20 हो जाते हैं, 20 2 22। टाइटेनियम +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से गए, +3 की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 2 गए, एक और भेजना है +3 करने के लिए, तो एक यहां से गया। 3d में तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक का मतलब एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इसका आएगा 1.8 के आसपास, राइट। यानी टाइटेनियम +3 आंसर नहीं है, राइट। टाइटेनियम +3 आंसर नहीं है। अगले के पास चलते हैं, क्रोमियम +3। तो सबसे पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4s1, 3d5, थोड़ी अलग होती है। ओके, क्रोमियम +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से, तो यहां 3 बच गए। अब 3d3, डी में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों अनपेयर्ड, 5 के बाद ही तो पेयरिंग स्टार्ट होती है। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 एक एक भरेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, हंट से ऐसा कहता है, राइट। तो ये भी आंसर नहीं है, इसमें 3 अनपेयर्ड है। कोबाल्ट पे आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 की कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2, 20 हो जाते हैं, 3d7। मैं आगे की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा। अब कहता है कोबाल्ट +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अब निकालोगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d7, 1 2 3 4 5, राइट। 5 ऑर्बिटल हो गए, डी में 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें तो 3 अनपेयर्ड है, तो ये भी आंसर नहीं है, राइट। अब चलते हैं निकल के पास। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। 8 पे आ रहा है, 28, 21 से स्टार्ट होकर यहां 28 होता है एटॉमिक नंबर, 28। कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d, 20 हो जाते हैं, 8। निकल +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 3d8 का मतलब 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2.84, यानी आंसर इसका 4th है, निकल है। बच्चों नेक्स्ट है 79th क्वेश्चन। 79th में हमें क्या गिवन है? हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है। हमें यह कह दिया गया है कि किसी एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो ये बताओ उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी। मतलब उसको, उस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में लेके जाना है, यही तो होती है फर्स्ट एक्साइटेशन, राइट। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में लेके जाना, ये फर्स्ट एक्साइटेशन होता है। सेकंड से थर्ड में सेकंड एक्साइटेशन, राइट। तो ये कहता है, तो ये बताइए अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल 20 वोल्ट हो तो ये बताओ उसका फर्स्ट एक्साइटेशन कितना होगा, यानी एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहिएगी। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता उसका, हमें नहीं पता कि वो एटम कौन सा है, और हर एटम के लिए एक्साइटेशन एनर्जी अलग अलग होती है। तो जो ये 20 वोल्ट गिवन है, इसकी हेल्प से पहले हम Z यानी एटॉमिक नंबर निकालेंगे, राइट। जब एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा फिर हम फर्स्ट एक्साइटेशन निकालेंगे, या इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये निकालेंगे, राइट। तो एक बार देखिए, ये आधा है, ये इसके अगले हिस्से में हम पूरा करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल 20 वोल्ट गिवन है, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इंफिनिटी शेल में लेके जाना, इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से निकालकर इंफिनिटी शेल में भेज देना, ये आयनाइजेशन कहलाता है, राइट। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। तो यहां से मुझे आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनली कहां पहुंचा? इंफिनिटी शेल में, पहले कहां था? फर्स्ट शेल में, राइट। इसमें जो एनर्जी चाहिए, इसका जो गैप है एनर्जी का इंफिनिटी शेल से फर्स्ट शेल, ये हमें गिवन है, राइट। ये है 20 वोल्ट। ओके, चलिए फाइनल जहां पहुंचेगा वहां कितनी एनर्जी होगी? -13.6 बाई इंफिनिटी स्क्वायर, क्योंकि फाइनली इंफिनिटी शेल में एन स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला ये रहता है ई एन का,
माइनस 13.6 एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। एन की वैल्यू फाइनली कहां पहुंचा, इंफिनिटी शेल में। जेड मुझे पता नहीं, राइट। अब आप कहोगे सर आपने 13.6 क्यों दिया, 13-12 भी ले सकते थे। ये वैल्यू वोल्ट में गिवन है, और वो 13.6 जब हम लेते हैं तो 13.6 जो वैल्यू होती है उसकी यूनिट यहां है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यहां से मुझे वोल्ट मिल सकता है क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो वोल्ट में गिवन है, राइट। तो मैंने यहां जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई का मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इंफिनिटी शेल में ले जाने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो 20 वोल्ट चाहिए। उसकी वैल्यू मैंने यहां रखी माइनस 13.6 बाई इंफिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, इनिशियली तो फर्स्ट शेल में था ना, तो n की जगह यहां 1 रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 1 का स्क्वायर 1, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आई, राइट। बट मुझे वोल्ट में चाहिए तो मैं इलेक्ट्रो की वैल्यू रख दूंगा, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। तो यहां से मेरा Z निकल कर आ गया 20 बाई 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, Z स्क्वायर निकल के आ गया, राइट। अब इस न्यूमेरिकल का अगला हिस्सा करते हैं, देखिए। ओके बच्चों, अब ये कहता है कि वो एनर्जी बताओ जो Z स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां लिख चुका हूं, जो हमने पहले जो निकाली थी वो यहां लिख दी। ओके, अब वो कहता है कि फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बताइए, राइट। यानी फर्स्ट से सेकंड में, यानी फाइनल E2 हो गया, फाइनली भाई वो सेकंड शेल में, तो सेकंड शेल की एनर्जी माइनस इनिशियली वो फर्स्ट शेल में था, यानी E1, राइट। E2 की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है 13.6 बाई एन स्क्वायर, बट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, वैल्यू हमें वोल्ट में गिवन है, वोल्ट में, राइट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रो की वैल्यू रख दी मैंने 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 अपॉन 2 का स्क्वायर, सेकंड शेल में माइनस, ऐसे ही माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, पूरे के बाहर जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर, यहां पे भी जेड स्क्वायर आता, यहां पे भी जेड स्क्वायर आता, हमने कॉमन ले लिया, 1.6 भी कॉमन ले सकते थे, ये भी, बट मुझे लगा कहीं आप कंफ्यूज ना हो, तो इस सारी वैल्यू जो कॉमन ली जा सकती है हम उन सारी वैल्यूज को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा, ये पूरी वैल्यू बाहर ले लेंगे, तो 1/4 माइनस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, 1/1, राइट। बाहर क्या क्या आ गया, यहां से 13.6, सिर्फ 13 माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने, 13.6 इंटू दिस, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। न्यूमेरिकल कंफ्यूजिंग नहीं है, राइट। ये ऐसा हो सकता है कि आपको लगे सर ये बहुत लेंदी हो रहा है, बट होगा ऐसे ही, बट आपको करना सीखना है ये, ओके। ये मैंने सब कुछ कॉमन ले लिया यहां से, इनटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया यहां से, राइट। यहां 20 बच गया, यहां क्या आएगा 3/4 I think, yes, yeah, 3/4, yeah, 4 minus 1, 3/4 into 20, 4 5 20, 15 15 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रो की वैल्यू तो हम रख चुके हैं, तो आंसर है 15 वोल्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd, पहले तो यहां एक स्टेटमेंट में रिडबर्ग स्टेट ये कुछ लिखा हुआ है। रिडबर्ग स्टेट का मतलब होता है किसी एटम की वो स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फर्स्ट से सेकंड में या कहीं पे भी चला जाता है। दूसरा, वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा। रिडबर्ग स्टेट का मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि जहां पे रिडबर्ग फॉर्मूला लगता हो, और रिडबर्ग फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे ही अप्लाई होता है, राइट। तो रिडबर्ग स्टेट का ये मतलब है। क्वेश्चन क्या है, रिडबर्ग स्टेट का मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट से सेकंड शेल में जाने के लिए 10.2 वोल्ट चाहिए, तो बताओ बेरिलियम के लिए कितनी चाहिए। बेरिलियम के लिए ये एनर्जी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसको हटाते हैं, बेरिलियम के लिए निकालनी है, ओके। बेरिलियम के लिए तो डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या वोल्ट है,
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपको पता है आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, -13.6, राइट, -13.6 बाई एन स्क्वायर। फाइनली कहां गए हैं, सेकेंड शेल में, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन कहां से गए हैं, सॉरी -13.6 कहां से गए हैं हम, फर्स्ट शेल से, तो यानी 1 का स्क्वायर 1, राइट, और इन सारे सबके बाहर क्या, z स्क्वायर, राइट। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z की जगह 1 रख लेंगे। खैर हम यहां से एक फॉर्मूला निकालेंगे जो हम बार बार अब ये नहीं लिखेंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे, हम यहां से 13.6 कॉमन ले लेते हैं और ये हमेशा ही आपको ये करना है। ओके, तो -13.6 कॉमन ले लो, -13.6 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ, 1/4 या 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर, राइट, -13.6, राइट, इंटू z स्क्वायर। आपको हमेशा ये करना है, राइट। आज के बाद हम बार बार यहां 13.6 नहीं लिखेंगे, ना आपको लिखना है, -13.6 बाहर, जहां पे आया फाइनली कहां पहुंचा, इनिशियली कहां पहुंचा, फाइनल माइनस इनिशियल, बस ये याद रखना है। चलिए हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू गिवन है, हाइड्रोजन का मतलब है, हाइड्रोजन का मतलब है ये वैल्यू गिवन है, राइट। ये हाइड्रोजन का मतलब है z का वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन का मतलब है z का वैल्यू 1 है, राइट, z की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, आई एम सॉरी गलत बना दिया, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। ओके चलिए, ये 1 × 1 स्क्वायर, ये हाइड्रोजन की बात हो गई। मैं यहां H लिख देता हूं, डेल्टा E ब्रैकेट में H। अब हम बात करते हैं डेल्टा E बेरिलियम की, बेरिलियम +3 की, राइट, क्योंकि यही हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज होगी। अच्छा, ये वैल्यू जो हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हमने इसके लिए ये वैल्यू निकालनी है। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ऐसा ही फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर। हमने कहा था हम नहीं लिखेंगे बार बार, 13.6 इंटू z स्क्वायर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये इस हिस्से की वैल्यू है ना, राइट, यानी इस हिस्से की वैल्यू तो आपको पता ही है, इस हिस्से की वैल्यू तो आपको पता ही है, राइट। इस हिस्से की वैल्यू अगर आपको पता है तो सिर्फ आपको 4 स्क्वायर यानी 16 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। इसकी जगह मैं क्या रख दूं, इसकी जगह 10.2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16 दूनी 32, 16 एकम 16, एक के बाद डेसिमल, 163.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 163.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर होगा। ओके चलिए, अब इसको बार बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछेगा वो, तो एक सीधी सी बात हम ये करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर डेल्टा E x इसकी एनर्जी निकालनी है और हाइड्रोजन की गिवन है, राइट, और हाइड्रोजन की गिवन है सेम शेल के लिए, 2 से 1 जाने के लिए x की निकालनी है, हाइड्रोजन की गिवन है, तो सिर्फ ये गिवन वैल्यू को आपको z स्क्वायर, मतलब उसका जो x का एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आप दिमाग में फिट कर लो, न्यूमेरिकल बहुत छोटा हो जाएगा। हाइड्रोजन की गिवन है, किसी और की पूछी है, जिसकी पूछी है उसके एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना, ये बात तब अप्लाई होगी तब सेम शेल की बात हो रही है। हाइड्रोजन का भी फर्स्ट से सेकंड का गिवन है और एक्स का भी फर्स्ट से सेकंड के बारे में पूछा है, तो आगे से आप कंफ्यूज नहीं होगे, सिर्फ एटॉमिक नंबर जितना है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ये शॉर्टकट है, प्लीज। शॉर्टकट क्या, वो देता ही इसलिए है ये, ताकि आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सको। बच्चों 83rd क्वेश्चन, 83rd क्वेश्चन क्या है, पहले आप इसे ये समझें कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है 3s से इलेक्ट्रॉन को हम इंफिनिटी शेल में ले गए जहां उसकी एनर्जी 0 हो गई, 3p से इलेक्ट्रॉन को हम इंफिनिटी शेल में ले गए जहां उसकी एनर्जी 0 हो गई, एंड तब हमने E2 एनर्जी दी, पहले E1 एनर्जी दी थी। 3d से हम उसे इंफिनिटी शेल में ले गए जहां उसकी एनर्जी 0 हो गई और हमने ऐसा करने के लिए E3 एनर्जी दी, राइट। तो हमें ये बतानी है कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमने कहां दी है। अब यहां देखो, ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल के भी 2 हिस्से होते हैं,
थर्ड शेल के 3 हिस्से होते हैं, 3s 3p 3d। 2k भी मैं ऐसे लिख सकता था, बट वो हमारे क्वेश्चन का मुद्दा नहीं है, क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं है, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। पर थर्ड शेल को मैंने 3s 3p 3d ये ऐसे है, 3 अलग अलग टुकड़ों में लिखा, जो कि वो होते हैं वहां। 3s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 3p की, और फिर 3d की सबसे ज्यादा, राइट। और मैं सबसे पहले उसे 3s से इंफिनिटी शेल में भेजना चाहता हूं, यानी मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर मैं 3p से इलेक्ट्रॉन को भेजता हूं, मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर मैंने उसे 3d से भेजा, मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे सबसे कम एनर्जी कहां देनी पड़ेगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे कम कहां है? यहां सबसे कम एनर्जी देनी पड़ी है, यहां सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। यानी E3s से इंफिनिटी में ले जाने के लिए वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू 3p एंड 3d। यानी ये E1 यहां सबसे ज्यादा एनर्जी है 3s वाले, राइट। 3p वाली एनर्जी दूसरे नंबर पे है, और सबसे कम एनर्जी है E3। सबसे कम एनर्जी मुझे E3 देनी पड़ी, क्योंकि 3d में पहले ही एनर्जी ज्यादा थी, थोड़ी और दूंगा वो इंफिनिटी में पहुंच जाएगा। पर बच्चों अभी हमने देखा E3 हम सबसे ज्यादा बता रहे हैं, E3 फिर E2 फिर E1, ठीक है। ओके देखिए, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी ये सारे क्वेश्चन दोबारा देख रहा था, तो एकदम से मैंने पूरा दोबारा लिखा है। ओके, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि वो कहता है ये हाइड्रोजन एटम है। तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन एटम से क्या फर्क पड़ता है? हाइड्रोजन एटम के अंदर 3s 3p 3d इन सब की एनर्जी सेम होती है। एक्चुअली ऑर्बिटल्स का जन्म ही उन एटम्स में होता है जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम्स का जन्म ही तब ऑर्बिटल्स का जन्म तब होता है तब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, जब एक और मैग्नेटिक फील्ड उसके पास ले आते हैं, तब हमारे शेल सब शेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में 3s 3p 3d सब एक साथ फ्यूज रहेंगे, सबकी एनर्जी सेम है। इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए भी सेम, क्योंकि ये स्प्लिटिंग का मतलब ये जो टुकड़े हमने बनाए 3s 3p 3d ये होते ही नहीं है हाइड्रोजन में। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, यहां से ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह से जा रहे हैं। इट मींस E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, ये इसका आंसर है। हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई भी और एटम होता तो ये ट्रेंड होता, बट हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्पीसीज की जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। आई एम सॉरी, हाइड्रोजन के अलावा भी कोई ऐसा होता जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो भी हम यही आंसर देते, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, एक से ज्यादा कितने भी हो, तब ये ट्रेंड फॉलो होगा, अदरवाइज ये। और अगर वो कहते हैं हाइड्रोजन एटम है, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, बाहर से मैग्नेट लगा दिया उस पर, तो भी इसको फॉलो करते हैं E3 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट आता है स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्प्लिटिंग मतलब वो बट जाते हैं शेल सब शेल में। नेक्स्ट है बच्चों 83rd क्वेश्चन। 83rd क्वेश्चन हमें करना है, वो क्या कहता है, क्या पूछ रहा है कि लाइमन और बाल्मर सीरीज हमें गिवन है। लाइमन की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और बाल्मर की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? उन वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा जो लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट है और बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होने का मतलब एनर्जी मैक्सिमम, राइट। ओके, अब हम लाइमन की बात करते हैं। लाइमन का मतलब होता है सेकंड से फर्स्ट में आना, थर्ड से फर्स्ट में आना, फोर्थ से फर्स्ट में आना, फिफ्थ से फर्स्ट में आना, कहीं से भी जब इलेक्ट्रॉन सीधा फर्स्ट में आएगा तब जो लाइंस बनती है उन लाइंस को हम लाइमन लाइंस कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। कहीं से भी थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, इंफिनिटी से सेकंड में, कहीं से भी जब वो सेकंड में आएगा सीधे, तब जो लाइंस हमें मिलेगी उन लाइंस को हम बाल्मर लाइन कहते हैं। यहां जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा, सेकंड से फर्स्ट में, तो एनर्जी मिनिमम है भाई। थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो ज्यादा एनर्जी, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो और ज्यादा एनर्जी।
तो जब वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी मिनिमम है, और मिनिमम एनर्जी का मतलब है जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया इंफिनिटी से फर्स्ट में आना। लाइमन लाइंस में जो लाइंस हमें मिलेगी उनमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन होगी वो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सीधा फर्स्ट में आया है। यहां पे बाल्मर में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की लाइन हमें दिखाई देगी वो तब दिखाई देगी जब वो इंफिनिटी से सेकंड में आएगा। ठीक है, हमें वो वेवलेंथ देखनी है लाइमन की जिसमें वो कितनी वेवलेंथ लूज करता है। भाई फोटोन लूज करेगा जब इंफिनिटी से फर्स्ट में आएगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन की वेवलेंथ होगी। तो हमें ये वेवलेंथ निकालनी है और ये वेवलेंथ निकालनी है, फिर इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम बात करते हैं। सीधी वेवलेंथ निकल जाएगी, एनर्जी क्यों निकालें, कहां से, रिडबर्ग फॉर्मूले से। रेशियो किसका लेना है हमें, रेशियो ऑफ द लाइमन और बाल्मर। ठीक है, लाइमन को ऊपर रखना है, मतलब लाइमन को ऊपर रखना है, तो इसकी वेवलेंथ निकालते हैं। तो नू बार का क्या, रिडबर्ग का क्या फॉर्मूला है, 109677, राइट। कहां क्या था, यहां क्या लिखे, यहां कहां से आ रहा है, या कहां इनिशियल लिखते हैं या फाइनल लिखते हैं। रिडबर्ग में यहां कम होना चाहिए, कम का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ये यहां ज्यादा लिखते हैं, तो कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। लाइमन और बाल्मर की बात कर रहा है तो जेड क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ही एमिशन स्पेक्ट्रा ही तो है। तो लाइमन बाल्मर की बात करते ही फिक्स है कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो जेड स्क्वायर 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1। ओके, तो ये तो यहां से वैल्यू आ गई 109, अच्छा 109 1 अपॉन दिस, राइट। तो ये तो कितना हो गया मेरा, ये 0 हो गया, राइट। तो 0 होने के बाद ये वैल्यू रह गई मेरी पर सेंटीमीटर, पर याद रखना ये 1/लैम्डा की वैल्यू है, राइट। लैम्डा होगा ये लाइमन, मैं एल लिख देता हूं यहां ब्रैकेट में, यानी लाइमन का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, शॉर्टेस्ट, वो इसको रिवर्स कर देंगे, वो होगा 1 अपॉन 109677, राइट, सेंटीमीटर हो गया ये पर सेंटीमीटर से। ये मेरे लाइमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ, ये है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, यहां पे निकालें तो नू बार कितना आएगा, यहां 109677 1 स्क्वायर, तो कहां से आ रहा है ये, 2 से, राइट। 2 में आ रहा है तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, जेड स्क्वायर हम 1 लेंगे, तो ये हो गया 4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये 1/लैम्डा की वैल्यू है। ब्रैकेट में मैंने बी लिख दिया, बी स्टैंड्स फॉर बाल्मर। तो यहां से वेवलेंथ ऑफ बाल्मर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर कितनी आ गई, 4 अपॉन 109677। ठीक है बच्चों, अब इसको इससे डिवाइड करोगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। याद रखना लाइमन को ऊपर रखना है, लाइमन की वेवलेंथ को, लाइमन 2 वो पूछा है, बाल्मर